हाँ, अभी हम लोगों ने आज भीड़ इकट्ठी की। हाँ। इसके बाद में हम लोग संसद का घेराव करेंगे। हाँ। अगर इसके बाद भी खुले मैदान में रैली हमारी 6 अगस्त को होगी। उसके बाद में जो भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी एक जगह निश्चित करेंगे और तारीख निश्चित करेंगे, उस दिन हम अपनी पूरी ताकत दिखाएंगे। इससे पार जो रैंक पर पहुंच गया वो व्यक्ति 24 साल से ज़्यादा सर्विस नहीं कर सकता। कारण इसके पीछे है कि सेना को यंग रखना है, शत्रु का मुकाबला करना है। एक हमारा और ये चलता है पूर्व सैनिक एकता, पूर्व सैनिक एकता, पूर्व सैनिक एकता, भारत माता की। नमस्कार, रोहित रिपोर्टर देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पे मैं मौजूद हूँ। लगातार 154 दिनों से जो आरओपी और एमएसपी की जो मांग को लेकर के जंतर मंतर पे भारत के कोने कोने से आकर के जो भूतपूर्व सैनिक है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, कभी भी ये पीछे नहीं हटे हैं। और हमारे साथ में जो आज जो 23 जुलाई का दिन है, भारी संख्या में कॉल दी गई थी कि 28 लाख भूतपूर्व सैनिक आज एक होकर के जंतर मंतर पे आएंगे और संसद भवन का घेराव करेंगे। तो हमारे पास में जो ये सैनिक जो आप देख रहे हैं, ये राजस्थान के अजमेर ज़िले से आए हुए हैं। और आइए हम इनसे बात करते हैं कि राजस्थान से दिल्ली आए हैं, 250 किलोमीटर की दूरी तय करके आए हैं। भाई मकसद क्या है, क्या उद्देश्य है इनका? आइए हम एक बार इनसे जानते हैं और बात करते हैं। क्या नाम होगा सर आपका? बाल सिंह रावत जी, सचिव संयुक्त संघर्ष समिति जिला अजमेर। 1 रैंक 1 पेंशन। ये 1 रैंक 1 पेंशन है क्या चीज़, किस चीज़ की मांग कर रहे हैं आप लोग इतने दिनों से? समान रैंक समान पेंशन जो और जोर से बोलिए। समान रैंक समान पेंशन। हाँ। इसमें जो है जितनी सर्विस, लंबी सर्विस, बराबर सर्विस करके आए, उसी रैंक में जो आदमी रिटायर्ड हुआ उसको उस समान की पेंशन मिलनी चाहिए, जो कि केंद्र सरकार ने दी है। लेकिन उसमें कई सारी विसंगतियां जो मौजूद है उसको दूर करने के लिए, उस विसंगतियों को दूर करने के लिए 20 फरवरी 2023 से हमारा यहाँ जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। और समय समय पर हमने ज्ञापन भी केंद्र सरकार को सौंपा है, प्रधानमंत्री जी को सौंपा है, रक्षा मंत्री जी को सौंपा, माननीय राष्ट्रपति जी को भी सौंपा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसी कारण आज हमारे राष्ट्रीय फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अर्जुन सिंह जी राठौड़ साहब के आह्वान पर आज पूरे भारत देश के सभी जिलों से, सभी जगह से यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं सांसद का घेराव के लिए। और यहाँ पर अभी जो जंतर मंतर में हम लोग अजमेर राजस्थान से यहाँ आए हैं, इसी के समर्थन के अंदर यहाँ पर आए हैं हम लोग। तो ये कह रहे समान होना चाहिए, तो जब रैंक अलग अलग है तो एक समान कैसे पेंशन होगी, ये बताइए। जिस रैंक की है उसी की रैंक का जो रिटायर्ड है उसको समान रैंक पेंशन मिलनी चाहिए। जो हवलदार है, जो हवलदार अभी रिटायर हो गया है और जो हवलदार पहले रिटायर हुआ लेकिन सर्विस जिसने बराबर की है, जैसे 15 साल सर्विस की है, 20 साल सर्विस की है, उतनी ही सर्विस उसकी जो पेंशन है वो बराबर होनी चाहिए। और बात आती है विधवा पेंशन की, वीरांगनाओं की, तो यहाँ पर इतने 154 दिनों में वीरांगनाएं नहीं यहाँ नजर आती हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं नजर आती है? आज भी आपने देखा होगा स्टेज पे भी हमारी वीरांगनाएं थी, उन्होंने बोला भी है। बिल्कुल वीरांगनाएं साथ में है हमारे। तो वो संख्या नहीं दिखा पा रहे हैं, जो सरकार को संख्या देखना है जिससे कि आप लोगों की मांगे मानेगी। आज आपने देखा है, आज जो आह्वान हुआ कि हमने संख्या बल के लिए हमने कभी नहीं कहा, आज हमारे आह्वान किया तो 23 जुलाई को आपने संख्या बल देखा होगा कि आज बहुत कितने हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में पूर्व सैनिक और वीरांगना यहाँ पर मौजूद है। तो 28 लाख लोगों की बात कही जाती है, 28 लाख भूतपूर्व सैनिक आएंगे। लगभग यहाँ लग रहा है कि 28,000 भी नहीं आए हैं। इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल ज्यादा है। खुले में आएंगे, खुले में बिल्कुल आना, खुले में यहाँ पर इतनी जगह भी नहीं है कि वहाँ पर बैठ सके हैं। और अभी आप देखेंगे तो पूर्व सैनिक जो आपको चारों तरफ आप नजर आ रहे हैं, आपको पूर्व सैनिक, क्योंकि वहाँ पर बैठने की जगह कम पड़ गई है। इस वजह से आप देखेंगे अब बिल्कुल हजारों की, लाखों की संख्या में मौजूद है और सुबह से आ रहे हैं अभी और अभी भी चल रहे हैं अभी। तो आज जो संख्या बल आप दिखा रहे हैं, तो क्या लगता है कि इससे सरकार मांगे मान लेगी कल आपकी? माननी पड़ेगी सरकार को। बिल्कुल मानेगी। और इसके लिए आगे की रणनीति हमारे जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है वो तय करेगी। उसके अनुसार हम आगे अगली कार्रवाई करेंगे। आगे क्या रणनीति है आप लोगों की? वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे इस चीज को। वो जैसा भी है उसका जो कार्यकारिणी तय करेगी उसके अनुसार हमारा आगे का कार्यक्रम होगा। ये भी सुनने में आया कि जो भूतपूर्व सैनिक है वो इकट्ठे नहीं है, एक नहीं, अलग अलग गुटों में बटे हुए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सब एक है।
भी हो तो उससे क्या होता है? कोई अपवाद हो सकता है, बाकी कोई इसमें सब एक है। आप देख रहे हो आज कि कितनी संख्या में लोग आए। अगर एक नहीं होता, हमारा कुछ फाड़ होती, 2 फाड़ होती तो जरूर आप यहाँ पर आते। बोलने नहीं दिया जाए, तो कुछ उसकी लोग, नाराजगी तो आप लोग जब एक हैं, जी। आपकी समस्याएं एक हैं, तो सरकार आप लोगों की 154 दिनों में क्यों नहीं बात मान रही है? कि अभी तक क्यों नहीं एक भी नुमाइंदा भेजा आपसे बात करने वो के लिए? सरकार का सोचना है। हाँ। वो सरकार का सोचना है, क्यों नहीं आए। किसान महीने वो किसान वो आंदोलन भी एक साल तक चला था। मैं कैप्टन नेत्रपाल सिंह, जी, प्रदेश अध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश। अच्छा। यहाँ पर हम लोग 20 फरवरी को भी आए थे और बीच बीच में भी आते रहते हैं। हाँ। आज 20 फरवरी को वो आज यहाँ पर जो 23 जुलाई को यहाँ पर जो विशाल पूरे भारतवर्ष से पूर्व सैनिक आए हुए हैं, हाँ। उन सबका 1 रैंक 1 पेंशन की जो विसंगति है, हाँ। यहाँ अभी हम लोगों ने आज भीड़ इकट्ठी की। हाँ। इसके बाद में हम लोग संसद का घेराव करेंगे। हाँ। अगर इसके बाद भी खुले मैदान में हाँ। रैली हमारी 6 अगस्त को होगी। उसके बाद में जो भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी एक जगह निश्चित करेंगे और तारीख निश्चित करेंगे, उस दिन हम अपनी पूरी ताकत दिखाएंगे। इससे पहले हम लोगों ने हर डीएम साहब को, जिलाधिकारी महोदय, एसएसपी साहब को, कलेक्टर साहब को, वहाँ अपनी जिले लेवल की भीड़ जो कि अपनी 732 जिलों में हम लोगों ने हर जगह पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था, अपनी संख्या बल दिखाई थी, जो सरकार के पास में लेटरों के माध्यम से और पोस्ट कार्ड के माध्यम से हर पहुंच चुकी है। हर जो संस्था की तरफ से जो संगठनों ने, सभी ने वहां पर अपनी आवाज़ पहुंचाई हुई है। अभी सरकार पता नहीं क्या सोच रही हैं कि वो है, उनके पास में संख्या बल भी पहुंच गया है। और अब हमारा लास्ट, जब तक हम लोग नहीं रुकेंगे न झुकेंगे, क्योंकि हमारे जो पूर्व सैनिक हैं उन्होंने जब तक 1 रैंक 1 पेंशन की विसंगतताएं, जो हमारे 6 सूत्रीय कार्यक्रम है, जिसमें अपनी डिसेबिलिटी पेंशन है, अपनी प्रीमेच्योर ग्राउंड है, एमएसपी है जो मेन मुद्दा, क्योंकि बॉर्डर पर लड़ने वाला एक सिपाही से लेकर के एक जनरल साहब तक गोली सबके लिए बराबर होती है और सब अपना सीना तान करके लड़ते हैं। तो सबको मिलिट्री सर्विस पे जो रिस्क अलाउंस बोलते हैं उसको, वो बराबर होनी चाहिए। और जो भेदभाव किया है, इसके लिए हम सभी पूर्व सैनिक, इसमें अभी आंदोलन हमारा जारी रहेगा। चाहे 154 दिन क्या है, चाहे हमें 5 साल लग जाएं, सरकार को हमारी बात यहीं पर आकर के सुननी पड़ेगी, जब तक हमारा यही नारा और ये चलता है। पूर्व सैनिक एकता, पूर्व सैनिक एकता, पूर्व सैनिक एकता, भारत माता की। थोड़ा सा पीछे, थोड़ा पीछे कर लेना, थोड़ा सा। एक्चुअली ये 1 रैंक 1 पेंशन से संबंधित जो विषय है ना, ये विषय हाईली क्रिटिकल है और इसके ऊपर डीप थिंकिंग की ज़रूरत है। एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न, मैं ऐसा समझता हूँ कि मौजूदा सरकार फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फेल हो चुकी है, अन्यथा इस तरह की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए थी। क्योंकि पेंशन एक्ट 1871 के मुताबिक पेंशन एक ऐसा विषय है जिसको हर कॉन्सिक्वेंसेस से फ्री रखा गया है, उसको आप कम नहीं कर सकते। जिस तरीके से पे कमीशंस होते हैं, महंगाई का स्तर बढ़ता चला जाता है, उस रेशो में पे एंड पेंशन्स दोनों ही बढ़नी चाहिए। लेकिन ये जो 7th पे कमीशन हुआ है, वो 7th पे कमीशन में इंटेंशनली मेरा मानना है भारत सरकार के द्वारा ऐसी रूलिंग्स स्थापित कर दी गई हैं कि पेंशन कम हो गई, डिक्रीज हो गई इंस्टीड ऑफ इंक्रीजिंग, बिकॉज डे बाय डे महंगाई बढ़ती है तो इंक्रीज होनी चाहिए थे। अब इसके पीछे लॉजिक एक है जो मैं जो 100% प्रूव्ड लॉजिक है वो मैं आपके सामने देना चाह रहा हूँ कि जितने भी पे कमीशंस आज़ादी के बाद आज तक हुए हैं, उन सारे पे कमीशंस के माध्यम से जो पे तो अभी पेंशनर्स के लिए लागू नहीं है, पेंशन सब्जेक्ट रह जाता है। तो जितने भी पे कमीशंस हुए हैं, सब ने जो पेंशन का निर्धारण किया है वो इस आधार पर किया था कि 50% ऑफ द पे स्केल, 50% ऑफ द पे स्केल, कौन सा पे स्केल, जिस रैंक में वो रिटायर हो रहा है। अब वो 50% भी हमें समझना होगा, यानी अगर एक व्यक्ति हवलदार रैंक में रिटायर हो रहा है तो 6th पे कमीशन तक रूलिंग ये था, चाहे वो सूबेदार हो, चाहे ऑनररी कैप्टन हो, चाहे सिपाही हो, कि जो पे स्केल का लास्ट मैक्सिमम अमाउंट है, यानी वेतनमान का जो अंतिम फिगर है, उसका 50% दिया जाता था अप टू 6th पे कमीशन। और 7th पे कमीशन के अंदर ये रिवीजन कर दिया गया इस गवर्नमेंट के द्वारा कि जो रिटायरमेंट के टाइम पर पे बन रही है उसकी,
ये नहीं कि जो मैक्सिमम है उस पे स्केल का जो लास्ट अमाउंट है उसका 50% न करके रखा 50% ही, लेकिन रिटायरमेंट के टाइम पर जो तनख्वाह बन रही थी, जो पे बन रही थी, उसका 50% दिया। अब ये हर व्यक्ति के समझने की इतनी आसान बात नहीं है। जो प्रैक्टिकली इस चीज़ से डीलिंग में रहे हैं सेना में, वो लोग इसको अच्छी तरीके से उजागर कर सकते हैं। अब इसको इस तरह से समझना होगा कि किसी एक हवलदार का वेतनमान ये समझ लीजिए कि 20,000 से लेकर के 40,000 तक है। यानी कोई हवलदार सेना में इनिशियल स्टेज से जब शुरू करेगा तो 20,000 तो उसका मिनिमम होगा, यहाँ से स्टार्ट होगी, और मैक्सिमम 40,000। एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, तो 20,000 से लेकर 40,000 का सिक्स्थ पे कमीशन तक क्या था कि 40,000 का 50% पेंशन का नियम है, और पेंशन एक्ट भी इस बात को कहता है। पेंशन रेगुलेशन 1961 भी इस बात की इजाज़त देता है। पेंशन रेगुलेशन 2008 रिवाइज एडिशन भी यही बात कहता है कि लास्ट पे के लास्ट अमाउंट का 50% दिया जाना चाहिए। लेकिन दिया क्या जा रहा है कि जो हवलदार जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट हैं, एक और इसमें साथ में क्रॉस करती है एक और कंडीशंस। सेना को ज्वाइन करने के लिए कुछ नीति और नियम है जो डिफेंस सर्विस रेगुलेशन के अंदर मेंशन किए गए, उनको टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट कहा जाता है। टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट का मीनिंग ये है कि अगर एक सिपाही रैंक से भर्ती होता है, एनरोलमेंट फॉर्म जब उसका जनरेट होता है, इनिशिएट होता है, तो उस गवर्नमेंट और सिपाही के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। वो कॉन्ट्रैक्ट 17 ईयर्स के लिए होता है इनिशियल स्टेज पर, लेकिन जैसे जैसे उसका प्रमोशन होता है तो कॉन्ट्रैक्ट रिवीजन होता रहता है। सेना के अंदर जाने के बाद में ऑप्शन सर्टिफिकेट लेते जाते हैं कि अब आपको नायक के लिए 22 साल है, हवलदार के लिए 24 साल है। मैं एक हवलदार का उदाहरण देने के लिए ये नीचे से बात समझाता हुआ लाया हूँ आपको। लेकिन 2 ईयर्स एक्सटेंडेबल का भी प्रोविज़न कर दिया लेटर स्टेज पर, उसको आप साइड में रख लीजिए एक बार। तो एक हवलदार जो रैंक पर पहुंच गया, वो व्यक्ति 24 साल से ज़्यादा सर्विस नहीं कर सकता। कारण इसके पीछे हैं कि सेना को यंग रखना है, शत्रु का मुकाबला करना है। एक हवलदार अगर प्रमोट नहीं हो पा रहा है, वैकेंसीज नहीं है नायब सूबेदार की, तो ही हैज़ टू रिटायर ऑन कंप्लीशन ऑफ 24 ईयर्स ऑफ सर्विस। तो इससे क्या होता है कि जो व्यक्ति 24 ईयर सर्विस पर रिटायर हो रहा है, वो उस स्केल पर पहुंचा ही नहीं है। और सिविल सेक्टर्स के अंदर 60 ईयर्स तक सर्विस करने की अनुमति है। वहाँ 24 साल 18 साल का भर्ती हुआ, 24 में रिटायर, तो 42 साल में ही उसको 42 साल एज हुई। अब 42 साल पर रिटायर हो गया, इसीलिए उनका लास्ट वेतनमान के अंतिम वेतन के अमाउंट का 50% अंग्रेज़ों के समय से चला आ रहा है ये, क्योंकि वो पहले एक मिनट, वो अलग डिसीजन, वो तब से चला आ रहा है 50% के उस रैंक के वेतनमान के लास्ट का 50% मिलेगा। लेकिन वो बंदा पहुंच रहा है अभी 24 साल करने पर 20 से 40 वाले में 30 पे ही पहुंच रहा है, 40 पे पहुंच ही नहीं रहा है। क्योंकि पहले सिपाही में था कम तनख्वाह थी, फिर नायक में था कम तनख्वाह थी, नायक से हवलदार बना तो थोड़ी सी बढ़ी 20 पे पहुंचा, या 20.5 पे या 21 पे पहुंचा। इतने में उसके 24 साल पूरे हो रहे में 2 2.5 3 साल में, तो वो एक सेकंड 24 साल पूरे हो गए उसके, 3 साल ही रुक पाया, 3 साल में वो 40 पे नहीं पहुंचा, तो वो पहुंचा मान लो 25,000 पे। तो इस बार सरकार ने उसका 50% 25,000 का 50% कर दिया, यानी पेंशन 12,500 कर दी। जब होनी चाहिए थी 40 का 50%, यानी 20,000 होनी चाहिए थी। दिस इज़ द इरेगुलरिटी, जो मेन और फंडामेंटल इरेगुलरिटी है, जो बेस इरेगुलरिटी है, जिसके बेस पर 1 रैंक 1 पेंशन का जो पहला फेज था वो डिफेक्टिव हो गया, वो इरेगुलर हो गया, और सेकंड फिर इरेगुलर हो गया। तो सरकार को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं आप? सरकार को समझाने के लिए सारा तंत्र समझा रहा है, और जो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं सरकार के अंडर कमांड, वो या तो स्वीकार नहीं कर रहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण। क्यों, मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट वीक हो चुका है सरकार का। जो धन व्यवस्था भारत सरकार के पास थी पहले से, धन व्यवस्था उससे ज़्यादा आ रही है भारत सरकार के पास में, लेकिन उसको हाउ टू मैनेज दैट मनी, इसमें फेलियर हो गई है प्रेजेंट सरकार। सो डिफरेंट फील्ड के अंदर ये हो रहा है, सेना में नहीं हो रहा, सिविल सेक्टर्स के अन्य फील्डों में भी हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन फिर भी हम सैनिक हैं, सैनिक होने के नाते स्वीकार करते चले जा रहे हैं, क्योंकि हमारा अनुशासन में रहना एक सबसे बड़ी हमारी सिखलाई है। आर्मी एक्ट के नीचे रहते हैं, तो ये ज़रूरी था, इस वजह से ये हो रहा है। ठीक है, हाँ सर आप बताइए। मैं क्या नाम है आपका? कालूराम माली, मैं वेटरन्स एसोसिएशन राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष। आपने एक सवाल किया था भाई, जब
पद अलग अलग है, रैंक अलग अलग है, तो समान पेंशन कैसे होगी? मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम पेंशन के बारे में नहीं बात करना चाहते हैं। पेंशन सिपाही की ही मिलेगी और जनरल की पेंशन जनरल मिलेगी। लेकिन पेंशन के अंदर जैसे हमारे भत्ते हैं, अलाउंसेज है, वो उनकी विसंगतियाँ ज़रूरत से ज़्यादा है। एक डिसेबल्ड आदमी जो विकलांग हो जाता है, एक अफसर विकलांग होता है, उस विकलांग अफसर की पेंशन कहीं हज़ारों में है, मतलब लाखों में चली जाती है। और जबकि एक सिपाही उसी कैडर से अगर विकलांग होता है, उसी जैसे उसका पैर अगर चला जाता है, उसको कुछ हज़ार रुपए दे के दिया जाता है। ये विसंगतियाँ हैं। आपके सवाल का जवाब यही है कि अगर हमने मतलब नौकरी कर रहा हो अपने पद की, आप पेंशन लीजिए, हमारे उसकी पेंशन उसकी एजुकेशन के हिसाब से जिस पद पे पूछा उस पद से हमें कोई एलर्जी नहीं है, आप अपनी पेंशन लीजिए। लेकिन भत्ते और अलाउंसेज जैसे लेह और लद्दाख के अंदर हम नौकरी करते हैं, वहाँ अधिकारी भी नौकरी करता है, जवान भी नौकरी करता है। वहाँ अधिकारी के वेतन लाखों में है और जवान के हज़ारों में है। ये विसंगतियाँ हैं, जबकि उसको ठंड उतनी ही जवान को लगती है जितनी अफसर को लगती है। मैं तो यहाँ कहना चाहूँगा कि जवान को उससे ज़्यादा सर्दी भोगनी पड़ती है, बॉर्डर पे जवान को रहना पड़ता है। अफसर मोर्चों के अंदर रहते हैं, जवान फील्ड के अंदर मोर्चों के बाहर निकल के लड़ाई लड़नी पड़ती है, ड्यूटी करनी पड़ती है। ये विसंगतियाँ हैं, ये हमारी सरकार को सोचना चाहिए कि हमारे खासकर विकलांगता की जो डिसेबिलिटी पेंशन है वो सभी बराबर होनी चाहिए। दूसरा, हमारी जो महिला शक्ति है, हमारी वीरांगना है, आपने पेंशन लेने के बाद आप भगवान को प्यारे हो जाते हैं। उसके बाद उस महिला की क्या गलती है जो अपनी शादी एक सिपाही के साथ करी है, और एक महिला ने शादी करी है एक अफसर के साथ है, वो लाखों रुपए उसका पेंशन का फ़ायदा लेगी, तो उस सिपाही के साथ शादी करने वाली महिला के साथ उस शक्ति की क्या गलती है? उसको उसकी महिला पेंशन कम से कम बराबर होनी चाहिए। उसमें क्या कहाँ विसंगति आ रही है? ऐसी विसंगतियाँ हैं और हम चाहते हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री से कि इन विसंगतियों के ऊपर तुरंत ध्यान देना चाहिए। यही विसंगतियों के ऊपर लेकर आज हमारे यहाँ पे धरना और प्रदर्शन चला जा रहा है पिछले लगभग 153 दिन से। और जब तक, क्योंकि सेना लड़ाई में न पीछे हटी है ना पीछे हटेगी, ये तो फाइनली है, क्योंकि सैनिक या तो सीमा पे आता नहीं है, आ गया तो अपना रिजल्ट लेके ही जाएगा। मैं इस सरकार से बोलना चाहता हूँ, सैनिक जाग चुका है, सेना आ चुकी है और सैनिक अपना रिजल्ट लेके ही प्रस्थान करेगी, चाहे 2 साल लगे, चाहे 5 साल लगे। जय हिंद, जय भारत। 154 दिनों से आप लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस पे अभी तक सरकार ने कोई सुनवाई नहीं लिया, संज्ञान में कोई नहीं है। सारे लेटर, सारे आपके प्रोग्राम सब फेल नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं, सरकार जो नई संज्ञान ले रही है, इसी के कारण आज हमें शक्ति प्रदर्शन करना पड़ा यहाँ पे। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने शक्ति प्रदर्शन, अब तक उन्होंने कहा कि आपके पास तो आदमी नहीं है यहाँ पर धरने प्रदर्शन। हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते यहाँ पर, हम सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं, ना कि पब्लिक से। इसलिए शक्ति प्रदर्शन का आज उन्होंने कहा है, शक्ति प्रदर्शन भी दिखा दिया कि हमारी एकता इतनी है पूर्व सैनिकों की। तो उस शक्ति प्रदर्शन के बाद भी अगर सरकार नहीं चाहती और नई संज्ञान लिया, तो आगे की रणनीति तय की जाएगी और उस पर अमल किया जाएगा। सरकार को झुकना ही पड़ेगा। 154 दिनों से तो रणनीति बना रहे हैं, चाहे ये 5 साल भी लग जाए। मेरी बात सुनिए, सरकारें किसी रोड को जाम करें, हम किसी व्यवस्था को ध्वस्त करें, रेल को रोकें, तब उनका कान में जूं रेंगती है। उससे पहले सरकारों के कान में जूं नहीं रेंगती है। और जब उनको ये खतरा हो जाए कि हमारी कुर्सी पे आन पड़ी है, तब उनकी जो मतलब फिर कुर्सी डगमगाने लगती है। नहीं तो उनके जब पता है कि आराम से शांति से आ रहे हैं, शांति से कर रहे हैं। हम लोग अनुशासित हैं, हम देश के लिए हैं, देश के जवान हैं, देश के लिए मर मिटने वाले आदमी। हम किसी भी व्यवस्था को ध्वस्त नहीं करने, हमारी ये उद्देश्य नहीं है। लेकिन ये हमें मजबूर कर रहे हैं। अब मजबूर करने का मतलब है ये हमारे से करवाना चाहे वो हम नहीं करेंगे। और हम जो करेंगे वो क्या करेंगे कि हमारी फेडरेशन तैयार हो चुकी है ऑल इंडिया की, उसमें लगभग 130 संगठनों ने उसमें आके ज्वाइनिंग ले लिया है। अब हमारी फेडरेशन से हम धीरे धीरे एक पार्टी बनाएंगे, हमारे सैनिकों की एक पार्टी बनाएंगे, राजनीति करेंगे। हाँ। और राजनीति करने के बाद में ही इनको है जो आंखें खुलेगी। हमारे जब एमपीज आएंगे, हमारे एमएलएज आएंगे, तो देश का नेतृत्व अगर जनता देती है तो इसका आप रिजल्ट देखना। पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर व्यवस्थाएं ठीक नहीं हो जाए तो आप सैनिकों को है जो आजमा के देखो। आपने कभी भी देखा होगा कि सैनिक
चाहे आने के बाद में हो चाहे सेना में हो, वो हमेशा समाज की भलाई का ही काम करता है। सैनिक घर आने के बाद में भी हर समाज से जुड़ा रहता है, किसी न किसी तरीके से उन लोगों का सहयोग करता है। वो जितना भी आज भ्रष्टाचार चल रहा है, भ्रष्टाचार में सैनिक कभी भी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होता है, क्योंकि उसकी नींव ही ऐसी पड़ी हुई है। वो देश और देश की जो मातृभूमि है उसके लिए हमेशा उसका सच्चा सपूत बन के रहना चाहता है। तो वो अपने ही मातृभूमि को निचोड़ेगा नहीं, उसको है जो छिन्न भिन्न नहीं करेगा। इसलिए हमें अगला धीरे धीरे कदम उठाना पड़ेगा। वो क्यों उठाना पड़ेगा कि हमारी बातें ये सरकार नहीं मान रही है। अच्छा, एक बात बताइए, जब पार्टी आप बना लेंगे तो प्रधानमंत्री कौन होगा? प्रधानमंत्री भी सैनिक ही होंगे। प्रधानमंत्री क्या हम कोई अमेरिका से लाएंगे? प्रधानमंत्री फिर सैनिकों में क्या कमी है? आप ये बताइए कि सैनिकों में कमी क्या है? सैनिक हर चीज़ से बंधा हुआ है, अपने आचरण से बंधा हुआ है, अपने नियमों से बंधा हुआ है, और खून के अंदर एक एक कतरे में मातृभूमि के लिए उसका खून हमेशा उबलता रहता है। ठीक है।